गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हमारा चैप्टर क्लास 11th के लिए है। आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 सॉल्व किया था, पैट्रियोटिज्म समझा था, उसकी लाइंस की पैराफ्रेजिंग की थी और उसको सर वॉल्टर स्कॉट के उस वर्क को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की। एंड टुडे we are going to learn and understand the chapter number 2 of class 11th textbook Voyage, What the Moon Saw. It is written by Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen ने इस चैप्टर को लिखा है। Before starting this chapter, हम अपने पिछली पोइट्री या लेसन पैट्रियोटिज्म से उसके कुछ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो रह गए थे समझने को, क्वेश्चन आंसर्स का तो पीडीएफ आपको मिल गया होगा, एंड जो रह गए थे एक्सरसाइज उन्हें हम आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज ऑफ पैट्रियोटिज्म, देयर आर क्वेश्चंस एंड आंसर्स which we have made PDF for. One more thing is there, match the words in list A with their antonyms given in B, यानी match the columns, वो हमें एक्सरसाइज दिया हुआ है। इसको हम समझ लें, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सिंपल वर्ड मीनिंग्स इसमें हैं जिनको आपको कॉलम B के वर्ड से, गिवन वर्ड से मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इसमें दिया हुआ है डेड, तो ऑप्शंस में से आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि डेड का अपोजिट होता है लिविंग। सेकेंड वर्ड हमें दिया हुआ है नेटिव। नेटिव यानी होता है किसी एक देश का या अपने देश का निवासी, रहने वाला। नेटिव का अपोजिट या एंटोनिम क्या होगा? फॉरेन, फॉरेन लैंड या फॉरेन, विदेश या दूसरा देश। थर्ड वर्ड इज गिवन, इट इज बाउंड। बाउंड का अपोजिट, वैसे बाउंड का मतलब क्या होगा? किसी जगह बंधा हुआ या किसी जगह किसी चीज से बाध्य। तो यहां बाउंड या किसी काम को करने में जो हम बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपल्शन दैट वी आर बाउंड टू डू समथिंग, तो वो बाउंड होता है। और बाउंड का अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियस, अनबाउंड विल बी द अपोजिट ऑफ बाउंड। इसके बाद दिया हुआ है वर्ड प्राउड। प्राउड आप जानते हैं क्या होता है? गर्व या घमंड, अहंकार भी कह सकते हैं। तो प्राउड का उल्टा क्या होगा? जो व्यक्ति नम्र होता है वो प्राउड का अपोजिट होता है, जो कि यहां पर दिया हुआ है। अगर हम सॉल्व करें तो हम्बल। एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट वर्ड है VILE, वाइल। वाइल का वर्ड मीनिंग इट इज गिवन अबव इन द ग्लॉसरी सेक्शन। वाइल का मीनिंग हम कह सकते हैं विकेड। विकेड यानी दुष्ट या बुरा, जिसकी सोच बुरी हो, जो दूसरों का नुकसान चाहता हो, इस तरह से हम कह सकते हैं वाइल यानी विकेड। अब उसका अगर हम अपोजिट देखें तो क्या होगा? अच्छा, कुलीन, अच्छी सोच वाला, जो दूसरों का भला चाहता हो, तो वो व्यक्ति क्या होगा? NOBLE, नोबल। नोबल आप जानते हैं, नोबल नाम आपने सुना होगा। एक नोबल प्राइज मिलता है लोगों को कोई स्पेशल वर्क, बहुत बड़ा वर्क करने पर, तो वही वाइल का अपोजिट होगा नोबल। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनर्ड। ये तो आपको नाम से ही समझ में आता है। ऑनर्ड का अपोजिट क्या होगा? यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर मैनी टाइम्स। ऑनर्ड का अपोजिट होगा अनऑनर्ड। एंड द लास्ट वर्ड इज रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर। रैप्चर का मतलब हम कह सकते हैं एक्सट्रीम प्लेजर, बहुत ज्यादा खुशी, सुख या आनंद। तो इसका अपोजिट हमें जो अपने एक्सरसाइज में दिया है वो है अनहैप्पीनेस। सो ये एक्सरसाइज है
एंटोनिम्स की अपोजिट वर्ड्स हमें फाइंड करना था कॉलम बी से, ये हमने सॉल्व किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी आसान है, आपको ये ऑलरेडी आते ही होंगे, पर सिंस वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस ऑफ बुक्स सो वी डिड इट। सो दिस इज एंटोनिम्स। इसके बाद हम एक चीज़ और देखें जो इसमें दी हुई है। हमारी इसी एक्सरसाइज में हमें एक और चीज़ दी है, देखिए बहुत ख़ास है, जो कहीं ना कहीं इस एंटोनिम या अपोजिट वर्ड के एक्सरसाइज सॉल्व करने से कनेक्टेड है। वो क्या है? प्रीफिक्स के बारे में हमें दिया हुआ है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आप जानते होंगे, आपने ये नाम पहले सुना होगा, हिंदी में इनको प्रीफिक्स को कहा जाता है उपसर्ग और सफिक्स को कहा जाता है प्रत्यय। किसी वर्ड के, किसी शब्द के शुरुआत में लगने वाले कुछ अक्षर या कुछ शब्द जो उसके मीनिंग को बदल दें या उसके मीनिंग की इंटेंसिटी, उसकी पावर को बढ़ा दें, तो वो प्रीफिक्स होते हैं। इसी तरह उसके पीछे लगकर कुछ अर्थ उसका बदल जाए या बढ़ जाए तो वो सफिक्सेस होते हैं। आपने देखा होगा अभी जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व की तो आपने देखा एक दो वर्ड हमें ऐसे मिले जिनमें यू एन अन इस प्रीफिक्स को ऐड करने से उसका अपोजिट बन गया। इसी तरह बहुत सारे सफिक्सेस भी होते हैं, जैसे आपने एक सफिक्स देखा होगा LITY। अब नेशन वर्ड में हम LITY जोड़ें तो क्या हो जाएगा? नेशनलिटी। पंक्चुअल यानी जो समय पर आता है, समय पर काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पंक्चुअल। और पंक्चुअल में अगर हम इस वर्ड को ऐड कर दें लास्ट में तो वो क्या हो जाता है? पंक्चुअलिटी। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो अगर हमें ये प्रीफिक्स और सफिक्सेस का अच्छा नॉलेज है तो हम काफ़ी वर्ड्स जो हमने बेसिक वर्ड हम पढ़ते हैं उनसे हम दूसरे वर्ड्स को बना सकते हैं या उनका अर्थ समझना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। इट विल बी वेरी इजियर फॉर अस। तो यहां हमें अन दिया हुआ था, ऐसे कई होते हैं। जैसे आप देखिए, एक होता है प्री, जैसे PRE प्री लगा देने से किसी चीज को, जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं पोस्टपोन करना, किसी भी चीज को आगे के लिए स्थगित कर देना, आगे पहुंचा देना। मान लीजिए कोई काम हमारा आज की डेट में होना था और उसे हमने आगे किसी रीजन से बढ़ा दिया तो हम उसे क्या करते हैं? पोस्टपोन। तो अगर उसी के आगे हम पोस्ट की जगह प्री लगा दे तो वो क्या हो जाएगा? प्रीपोन करना, यानी जो निर्धारित समय था, जो सर्टेन डेट थी जब हमें उस काम को करना था, उसके पहले वो आ गया तो वो प्रीपोन हो गया। इसी तरह आपने एक और देखा होगा RE री जिसमें भी जोड़ देते हैं उसका मीनिंग हो जाता पुनः करना, फिर से करना, रिपीट करना। जैसे आप देखिए बर्थ का हम RE लगा दे तो हो जाएगा रीबर्थ। या राइट लिखना, राइट में हम अगर हम RE लगा दें तो क्या हो जाएगा? रीराइट, फिर से लिखना। तो इस तरह से कुछ प्रीफिक्सेस हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, हमें याद हो जाते हैं, तो हम एक वर्ड से कई वर्ड्स को बना सकते हैं। ये हमें आने भी चाहिए। इसी तरह सफिक्सेस हैं, शब्दों के पीछे लगकर उसके अर्थ को बढ़ाते या बदल देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, प्रीफिक्सेस ऐसे नहीं होते विच ऑलवेज मेक्स द वर्ड्स अपोजिट और एंटोनिम। नहीं, वह हमेशा किसी शब्द का विलोम या उल्टा अर्थ नहीं बनाते, बल्कि कभी कभी उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। उल्टा अर्थ हम देखें कैसे होगा, जैसे हम कोड का डी कोड, तो डी लगा देने से वो प्रीफिक्स लगा देने से उसका अपोजिट हो गया। लेकिन मान लीजिए एक वर्ड है हमारे पास पावर आप जानते हैं शक्ति। पावर में अगर हम एक वर्ड लगा दें EM प्रीफिक्स लगा दें तो वो एम्पावर हो जाता है। अब ये इसका अपोजिट नहीं हुआ पावर का, ये क्या हुआ? पावर को किसी को प्रदान करना, देना या पावर को बढ़ा देना, वो क्या हुआ? एम्पावर। इसी तरह आपने वर्ड देखा होगा एबल यानी किसी काम को करने में सक्षम या समर्थ। अगर एबल के आगे इफ वी पुट EN बिफोर एबल इट बिकम्स एनेबल। एनेबल मीन्स किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को या वस्तु को किसी काम को करने लायक बनाना, एबल बनाना। तो प्रीफिक्सेस न सिर्फ एंटोनिम का क्रिएशन करते हैं बल्कि इनसे ऐसे शब्द भी बनाए जाते हैं जो उसको अपोजिट ना बना के उसकी पावर को एम्प्लीफाई करें या बढ़ा दें। तो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी। इसके बाद अब हम आते हैं वापस अपने चैप्टर
what the moon saw पे rest of the question answers are given in the form of PDF in your WhatsApp group, so you must connect to that and do not forget to make a proper notebook. हम start करें what the moon saw. What the moon saw, as you can see here, is written by Hans Christian Andersen. ये क्या है? ये एक डेनिश राइटर थे. डेनिश आप जानते होंगे. डेनिश राइटर कौन होते हैं? नेटिव्स ऑफ डेनमार्क कंट्री. डेनमार्क कंट्री का नाम आपने जरूर सुना होगा. वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो ये डेनिश कहलाते हैं. और कई ऐसे शब्द होते हैं जैसे जिनसे पता नहीं चलता कि विच कंट्री द पीपल बिलोंग टू. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया के लोगों को ले तो वो इंडियन कहलाते हैं. इंग्लैंड के रहने वाले इंग्लिश, अमेरिका में रहने वाले वहां के नेटिव्स अमेरिकन. पर अब जैसे आप देखिए डच पीपल, DUTCH, डच पीपल होते हैं. वो कौन होते हैं? डच पीपल वो होते हैं दोज हु आर नेटिव्स ऑफ नीदरलैंड्स. तो नीदरलैंड्स जो है कंट्री, उसके निवासी डच हैं. तो वो कंट्री के नाम से मैच नहीं करता. तो कई बार हमें ये नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए. तो ये जो है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, ये एक डेनिश राइटर है. 1805 में he was born and his life span was up to 1875. as you can see, ये ज़्यादा लॉन्ग इनका लाइफ स्पान नहीं था. इन्होंने काफ़ी इमेजिनरी टाइप के वर्क्स बहुत लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि जो सिर्फ बच्चों के लिए हो. दे वर नॉट ओनली मेंट फॉर द चिल्ड्रन बट फॉर एडल्ट्स ऑल्सो. मतलब एडल्ट्स भी, बड़े लोग भी उनकी स्टोरीज से या उनकी शॉर्ट स्टोरी जो उन्होंने लिखी हैं उससे काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट और नॉलेज ले सकते हैं. बिफोर अचीविंग सक्सेस एज अ प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट, एंडरसन वॉज ट्रेन्ड एज सिंगर एंड एक्टर. अगर हम ऑथर के बारे में बात करें तो ये नॉवेलिस्ट के तौर पे या प्रोज राइटर के तौर पर फेमस होने से पहले एक अच्छे एक्टर, स्टेज एक्टर और राइटर थे. आप जानते हैं जब बिफोर प्रोडक्शन ऑफ मूवीज पहले क्या होता था, ड्रामास जो लिखे जाते थे दे वर एनेक्टेड ऑन द स्टेज और लोग उस ड्रामा को जाकर वहां देखते थे. तो ये पहले वहाँ के एक एक्टर थे, उसके बाद इन्होंने एज अ नॉवेलिस्ट एंड एज अ राइटर अपना वर्क शुरू किया. तो ये उनका वर्क है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, व्हाट द मून सॉ. इसको हम स्टार्ट करते हैं. द यूनिक थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज देयर आर 2 स्टोरीज गिवन फॉर अस एंड इट इज डिस्क्राइब्ड बाय मून. चंद्रमा जो है वो इन कहानियों को सुनाता है हमारे ऑथर को या राइटर को. सबसे पहले हम देखें इसमें क्या दिया हुआ है. इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लिखा है इट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग व्हेन आई फील मोस्ट फर्वेंटली एंड मोस्ट डीपली माई हैंड्स एंड माई टंग सीम अलाइक टाइड. वो कहता है ये काफी अजीब चीज है, बहुत अजीब या यूनिक चीज है विच ही नेवर फेल्ट बिफोर, कि उसके हाथ और टंग, आप जानते हैं टंग इज यूज्ड टू स्पीक समथिंग, अटर समथिंग, और हैंड्स आर यूज्ड टू राइट समथिंग. तो वो बंधे हुए से उसको महसूस होते हैं. वो कहता है मैं राइटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता और एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता थॉट्स को जो मेरे माइंड में आ रहे हैं. मतलब किसी भी चीज के लिए जो विचार मेरे मन में है उन्हें मैं ना तो ठीक से बयां कर सकता हूं, ना ठीक से बता सकता हूं, एंड नॉर आई कैन राइट दैम प्रॉपरली. वो कहता है येट आई एम अ पेंटर, हालांकि वो एक पेंटर है. वो कहता है माई आई टेल्स मी एज मच एज दैट एंड ऑल माई फ्रेंड्स हु हैव सीन माई स्केचेस एंड फैंसीज से द सेम. मेरे दोस्त मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे स्केचेस को देखते हैं वो भी लगभग यही बात कहते हैं. वो कहता है मैं क्या हूं. वो एक पुअर लैड है. लैड का मतलब होता है लड़का. ही इज अ पुअर लैड, एक गरीब लड़का, और एक बहुत ही सकरी छोटी गली में, एक नैरो लेन में रहता है. और वो कहता है कि मुझे पर लाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा घर किसी एक बिल्डिंग, किसी एक घर के ऊपरी हिस्से में है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर उस पर है. और उस छत से वो कहता है विद एन एक्सटेंसिव प्रोस्पेक्ट ओवर द नेबरिंग रूफ्स, जो दूसरे नेबरिंग रूफ्स है उनके ऊपर से भी उसे दिखाई देता है, यानी प्रॉपर व्यू. ही कैन लुक अराउंड, वो सब चीजों को देख सकता है चारों तरफ से. वो ये भी कहता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आई वेंट टू लिव इन द टाउन. पहले वो टाउन में, कस्बे में भी रहा, लेकिन उसे वहां सॉलिटरी फील हुआ, अकेला लगा, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ. ही वॉज गेटिंग बोर्ड
I had here only a forest of chimney pots to look out upon. वो कहता है कि पहले क्या था, फॉरेस्ट और ग्रीन हिल्स उसको काफी दिखाई देते थे, पर अब जो है चारों तरफ चिमनी पॉट्स का जंगल है। हर जगह हर घर में चिमनी पॉट्स है उस टाउन में। तो उनका एक तरह से वो कंपेयर कर रहा है कि अब वो चिमनी पॉट्स का जंगल है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जो अब हम बड़े शहर बन रहे हैं उनमें स्काई स्क्रैपर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वो क्या है, कंक्रीट का जंगल हो गया है। एक जंगल जो पेड़ पौधों का होता है, और जो बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड और एडवांस्ड सिटीज हैं वो क्या हो गई हैं, दे हैव टर्न्ड इनटू द जंगल एंड द फॉरेस्ट ऑफ कंक्रीट। इसी तरह वो ही इज कंपेयरिंग द सेम थिंग एंड ही इज टेलिंग अस दैट आई एम लिविंग राइट नाउ इन द फॉरेस्ट ऑफ चिमनी पॉट्स। नॉट वन फैमिलियर फेस ग्रीटेड मी। वो कहता है एक भी जाना पहचाना चेहरा मुझे यहां ग्रीट नहीं करता, मतलब हाय हेलो नहीं करता। इसलिए वो कहता है एक दिन शाम को मैं विंडो पर बैठा, बहुत ही डिस्पॉन्डिंग मूड में था। ऑथर डिस्पॉन्डिंग यानी बहुत ही निराश या उदास मूड में था, और कहता है आई ओपनड द केसमेंट एंड लुक्ड आउट। यहां केसमेंट का मतलब विंडो है, जो जिसका गेट खुल जाता है, लग जाता है, वो मूवेबल होता है। उसके पास बैठा था और उसने उसे ओपन किया और देखा। वो कहता है माई हार्ट लीप्ड अप विद जॉय। लीप यानी आप जानते हैं जंप, लंबी कूद। वो कहता है मेरा जो मन है वो खुशी से उछला। क्यों? क्योंकि आई सॉ वेल नोन फेस। उसने एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा देखा। क्या था वो जाना पहचाना चेहरा? एक फ्रेंड का। और वो फ्रेंड कौन था? मून। That looked in upon me। वो कहता है कि वो जाना पहचाना चेहरा, वो मेरे फ्रेंड का चेहरा किसका था? It was of moon, और the moon was looking upon him। जो चंद्रमा था वो अपने इस दोस्त की तरफ या इस ऑथर की तरफ देख रहा था। वो कहता है he was quite unchanged। यहां वो कहना चाहता है कि ह्यूमन ट्रेट्स क्या होते हैं, ह्यूमन नेचर क्या होता है। In the due course of time, the person keeps on changing, his nature, his attitude, his behavior keep changes। पर वो कहता है कि ये मून, ये मेरा फ्रेंड वैसा ही है जैसा मैं शुरू से इसे देखता चला आ रहा हूं। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग द सेम एंड एट द प्रेजेंट टाइम ही इज द सेम। ही हैज नॉट चेंज्ड अ बिट। वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो कहता है ही शोन फार इनटू माय लिटिल रूम। वो दूर मेरे छोटे कमरे से चमकता है और हर शाम आने का वादा करता है। When he came abroad, he would look in upon me for few moments। लेकिन अब जब अब्रॉड में है हम, तो वो थोड़े देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए मुझे देखता है। The promise he faithfully kept। लेकिन उसने दिखने का, मिलने का प्रॉमिस जो है पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। वो काफी सारी चीजें इस ऑथर को बताता है, और वो कहता है I just paint the scenes I described to you। वो कहता है कि मैं उन सीन्स को पेंट करता हूं जो मैं डिस्क्राइब करता हूं तुम्हें। This is what he said to me। ये चंद्रमा उससे कहता है। And you will have a very pretty picture book। तुम्हारे पास इस तरह से एक प्रिटी पिक्चर बुक तैयार हो जाएगी। यानी चंद्रमा जब उसे अपनी देखी हुई चीजों के बारे में बताएगा और उसे वो पेंटर या हमारा राइटर जब उसे लिखेगा या उसका चित्र बनाएगा, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर बुक तैयार हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब वो कहता है कि मैंने इस इंजेक्शन को, यहां इंजेक्शन का मतलब एडवाइस है, मींस द मून इज एडवाइजिंग द ऑथर। ऐसा एडवाइस कर रहा है वो। तो वो कहता है कि अगर मैं उसकी एडवाइस को मानूं तो क्या होगा? आई कुड मेक अप अ न्यू 1001 नाइट्स। 1001 नाइट्स एक बहुत बड़ी वो है, स्टोरी बुक है जिसमें काफी सारी स्टोरीज दी हुई हैं। तो वो कहता है कि अगर मैं चंद्रमा के, मून के उस इंस्ट्रक्शन, इंजेक्शन या एडवाइस को मानूं, इफ आई एक्ट अपॉन दैट, तो क्या होगा? आई विल हैव माई ओन 1001 नाइट्स बुक इन माई ओन वे। अपने तरीके से लिखी हुई या बनाई हुई, इन मैनी पिक्चर्स, जो आउट ऑफ मैनी पिक्चर्स, जो पिक्चर्स मैं उसमें लिखो बनाऊंगा, उससे ये मेरे पास बुक बन जाएगी। पर दिस नंबर माइट बी अ लार्जर, वेरी ग्रेट। तो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि मैंने क्या किया है? आई हैव हेयर गिवन हैव नॉट बीन चोजन एट रैंडम। जो स्टोरीज या जो डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूं वो मैंने एट रैंडम, यूं ही नहीं उठा लिया। चंद्रमा ने जो मुझे बहुत सारी स्टोरीज या डिस्क्रिप्शन दिए, उसमें से मैंने यूं ही पिकअप नहीं किया, बल्कि उसी सीक्वेंस में मैं आपको इसको बता रहा हूं जिस सीक्वेंस में चंद्रमा ने, मून ने मुझे एक्सप्लेन किया या बताया। तो वो कहता है एंड आई फॉलोड दैट इन प्रॉपर ऑर्डर। मैंने उसे प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो किया, और ऐसी ही मून डिस्क्राइब्ड मी इन दिस सेम वे।
वो कहता है कि सम ग्रेट गिफ्टेड पेंटर और सम पोएट और सम म्यूजिशियन मे मेक समथिंग मोर ऑफ देम इफ ही लाइक्स। शायद वो कहता है मैं उतना अच्छा पेंटर या राइटर नहीं हूं, पर जो वाकई बहुत अच्छे हैं वो शायद अपने वे में और अच्छे से चंद्रमा की बताई हुई बातों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। What I have given here are only hasty sketches, पर मैं जो बता रहा हूं आपको वो क्या है, बहुत ही जल्दबाजी में खींचे हुए स्केचेस हैं। स्टोरीज क्या होती हैं आपने देखा होगा, कुछ स्टोरीज जो है इस तरह से लिखी जाती हैं कि रीडर्स के सामने एक मूविंग पिक्चर चलती हुई उन्हें लगती है, पर उन्हें ऐसा लगता है, मतलब स्टोरी पढ़ते वक्त while reading the story they feel that they are watching a moving picture। उन्हें हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, जैसे हमें वीडियोस देखकर समझ में आती है। तो वो कहता है लेकिन ये मैंने बड़ी जल्दबाजी में बहुत ही हरीडली इसको लिखा हुआ है ऑन द पेपर एंड दीज आर माई थॉट्स। वो कहता है कि बिकॉज मून डिड नॉट कम टू मी एवरी इवनिंग, हर शाम तो वो मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ थिंग बिटवीन हिम एंड मी, क्या है वो, अ क्लाउड समटाइम्स हिड हिज फेस, कभी कभी बादल उसका चेहरा मुझसे छुपा लेते हैं, यानी मैं चंद्रमा को और चंद्रमा मुझे नहीं देख पाता। अब हम आगे देखें तो उसने जो फर्स्ट स्टोरी हमें डिस्क्राइब की है उसका नाम दिया हुआ है, द टाइटल इज फर्स्ट इवनिंग। फर्स्ट इवनिंग क्या है, इन दो स्टोरीज में से जो हमें व्हाट द मून सॉ में दी गई है उनमें से पहली कहानी है, हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। वो कहता है लास्ट नाइट आई एम कोटिंग द मून्स ओन वर्ड्स, पिछली रात मैं मून के कहे हुए शब्दों को वैसा का वैसा एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और विदाउट एनी चेंज मैं आपको बता रहा हूं। वो कहता है, चंद्रमा कहता है, आई वाज ग्लाइडिंग थ्रू द क्लाउडलेस इंडियन स्काई, बिल्कुल क्लाउडलेस नाइट थी, कोई एक भी बादल नहीं था और मैं इंडियन स्काई में घूम रहा था, निकल रहा था। मेरा जो फेस था, चंद्रमा का जो फेस था, इट वॉज मिरर्ड इन द वाटर ऑफ गंगास, गंगा के बहते पानी में उसे उसकी छवि यानी उसकी इमेज चंद्रमा को अपनी दिखाई दे रही थी। एंड माई बीम्स स्ट्रोव टू पियर्स थ्रू द थिक इंटरविनिंग बाउज ऑफ द बनानास, वहां केले के बहुत सारे झाड़ पेड़ थे और उनकी वजह से चंद्रमा का जो इमेज है वो बीच बीच में से पियर्स हो रहा था, कट रहा था। और बहते हुए पानी में भी आप जानते हैं कोई इमेज बहुत मूविंग होती है, ट्विकल करती है। आर्चिंग बीनीथ मी लाइक द टॉर्टॉइस शेल, और वो कैसी थी, टॉर्टॉइस शेल जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग उसके जैसी। फोर्थ फ्रॉम थिकेट ट्रिप्ड अ हिंदू मेड, तभी क्या हुआ, बहुत ही घनी झाड़ियों में से एक हिंदू मेड, यहां मेड का मतलब है एक लड़की, जो निकल के आई। शी वॉज ब्यूटिफुल एज ईव, वो बहुत ही शाम की तरह, जैसे जब सूरज डूबता है, व्हेन द सन सेट्स, उस वक्त शाम बहुत ही सुहानी, बहुत ही सुंदर हो जाती है, उसी तरह शी वॉज ब्यूटिफुल एज द ईव। एयरी एंड एंथीरियल एज विजन, मतलब बहुत एयरी, बहुत सुंदर और विजन में देखने में बहुत खूबसूरत थी। एंड येट शार्पली डिफाइंड अमिड द सराउंडिंग शेडो स्टूड दिस डॉटर ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन बहुत ही चुपचाप एक सराउंडिंग शेडो में वो खड़ी थी, डॉटर ऑफ हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की बेटी या डॉटर। I could read on her delicate brow that thought that had brought her hither, यहां hither का मतलब hair है यहां। वो कहता है मैं सिर्फ उसके चेहरे पर एक थॉट, एक विचार को पढ़ पा रहा था जो उसे यहां लेकर आया था। वो विचार क्या था, पहले वो कहता है द थॉर्नी, थॉर्नी यानी कांटों से भरा हुआ, द थॉर्नी क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी लताएं या बेलाएं, द थॉर्नी क्रीपिंग प्लांट्स टोर हर सैंडल्स, वो कांटों वाली बेल ने या उस पेड़ ने उसके सैंडल्स को खराब कर दिया है, तोड़ दिया है। बट फॉर ऑल दैट शी केम रैपिडली फॉरवर्ड, पर वो जल्दी जल्दी आगे चल के आई। द डियर दैट हैड कम डाउन टू द रिवर टू क्वेंच हर थ्रस्ट, और वहीं एक हिरण दौड़ता हुआ आया। क्वेंच, थ्रस्ट यानी क्वेंच यानी बुझाना, थ्रस्ट यानी प्यास, प्यास बुझाने के लिए वो आया। स्प्रैंग बाय अ स्टार्टल्ड बाउंड, स्प्रैंग स्प्रिंग का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, वो कूदा, बहुत लंबा उसने कूदा। For in her hand the maiden bore a lighted lamp, और वो लड़की अपने हाथ में, she was having a earthen lamp, एक दिया उसके हाथ में था, lighted, जलता हुआ दिया।
वो कहता है कि उस जलते हुए दिए की रोशनी, उसके प्रकाश में, उसके लाइट में मैं उसकी ट्रांसल्यूसेंट स्किन से, फिंगर से वो रेडिश वो देख पा रहा हूं। आपने देखा होगा जब आप किसी लाइट को होल्ड करते हैं तो आपके नेल्स के बैक साइड आपको रेडिश रेडिश टेक्सचर दिखाई देता है। वो लाइट जो जितना भी क्रॉस करता है आपकी स्किन को तो वो दिखाई देता है रेडिश, आपकी फिंगर्स, आपके नेल्स। तो वही वो बता रहा है कि मैं देख सकता था वो रेडिश उसके नेल्स या फिंगर्स। देन वो कहता है कि वो क्या करती है, शी केम डाउन टू द स्ट्रीम एंड सेट द लैंप अपॉन द वाटर। वो धारा के पास आती है और अपने दिए को उस पर रख देती है, पानी पर रख देती है और फ्लोट अवे, वो वहां से बह जाता है। द फ्लेम फ्लिकर्ड टू एंड फ्रो। अब जो उसकी लॉ है दिए की, वो हवा की वजह से जल बुझ रही है, मतलब कम ज्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बुझ ना जाए। एंड सीम्ड रेडी टू एक्सपायर, और ऐसी भी लग रही है कि शायद हवा को वो सहन नहीं कर पाएगी। एंड इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द एयर। बट स्टिल द लैम्प बर्न्ड ऑन, पर ऐसा हुआ नहीं, वो जल रहा था। और उस लड़की की आंखें जो थी स्पार्कलिंग आईज हो गई, मतलब खुशी से चमकी हुई थी ये देखकर कि वो दीपक बुझा नहीं। शी न्यू दैट इफ द लैम्प कंटिन्यूड टू बर्न सो लॉन्ग एज शी कुड कीप इट इन साइट हर बिट्रोथ्ड वॉज स्टिल अलाइव। उसका ये मानना था, उसका ये विश्वास था दैट इफ दिस लैम्प स्टिल बर्निंग इज स्टिल बर्निंग, और अगर ये नहीं बुझता है तो मेरा जो बिट्रोथ्ड है, यहां बिट्रोथ्ड का मतलब होता है द पर्सन टू हुम यू आर एंगेज्ड टू बी मैरिड, यानी जिस व्यक्ति से आपका एंगेज हुआ है, जिससे आपकी शादी होनी है, तो मंगेतर कह सकते हैं या फियांसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। तो वो सोचती है कि अगर ये लौ, अगर ये दीपक हवा की बाद भी जल रहा है तो शायद वो भी अभी जिंदा होगा। ऐसा विश्वास, ऐसा फर्म बिलीफ उसके अंदर था। बट इफ द लैम्प सडनली एक्सटिंग्विश्ड, यदि वो बुझ जाता है एकदम से, तो ही वॉज डेड, तो वो मर चुका है, ऐसा वो मानती है। एंड द लैम्प बर्न्ड ब्रेवली ऑन, पर वो लैंप जो है वीरता के साथ ब्रेवली जल रहा था, वो बुझा नहीं। वो अपने घुटनों पर बैठती है और प्रे करती है। वहीं घास के पास एक स्पेकल्ड स्नेक, स्पेकल्ड का मतलब हुआ स्पॉट्स वाला सांप, वहां आता है, चितकबरा सांप कह सकते हैं, वो वहां आता है। पर शी हीडेड इट नॉट, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन देना, पर वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो शी इज एब्जॉर्ब्ड इन हर थॉट्स, वो अपने विचारों में खोई हुई है। शी थॉट ओनली ऑफ ब्रह्मा एंड ऑफ हर बिट्रोथ, वो सिर्फ लॉर्ड ब्रह्मा के बारे में बोल रही है, सोच रही है। और वो सोचती है कि चूंकि वो दीपक जल रहा है, वो कहती है शी शाउटेड जॉयफुली ही लिव्स, वो खुशी से चिल्लाती है कि वो जिंदा हैं। एंड फ्रॉम द माउंटेन्स द इको केम बैक अपॉन हर ही लिव्स, माउंटेन्स से वापस आवाज लौट कर आती है इको होकर कि हाँ वो जिंदा है। मतलब जब वो कहती है ही लिव्स, वापस आवाज रिबाउंड होकर आती है और आवाज आती है यस ही लिव्स। ये था व्हाट द मून सॉ की गिवन 2 स्टोरीज में से फर्स्ट स्टोरी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेकेंड इवनिंग का डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द मून टू द ऑथर। थैंक यू वेरी मच।